मेरा नाम कल्पना है। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और भैया भाभी के अलावा मेरे बड़े पापा भी हैं। बड़े पापा की कोई भी संतान नहीं है। मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने ससुराल में खुश हूँ। बड़ी माँ की अचानक गुजर जाने पर मेरे मम्मी पापा उनकी श्राद्ध में गए हुए थे। 13वीं के बाद कुछ दिन बड़े पापा के घर में रुके हुए थे और आज ही अपने घर पहुँचे हैं। तो मैंने आज अपने पति संजीव से कहा कि पापा मम्मी लौट आए हैं। तो उन्होंने ठंडी प्रतिक्रिया के साथ सिर्फ एक शब्द बोला, अच्छा। फिर मैंने कहा कि बड़े पापा को भी साथ लेते आए हैं। इस बार भी मेरे पति सिर्फ इतना ही बोले, किस लिए, अकेले छोड़ते नहीं बना होगा। तभी तो 13 के बाद भी 1 महीने तक रुक गए थे। फिर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खाना खाते रहे। तो मैंने फिर से कहा, क्या हम लोग कल जाकर मिल आए? नहीं, कल तो मुश्किल है, संडे को देखते हैं, पति ने कहा। मेरे लिए संडे तक प्रतीक्षा करना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं अगले दिन दोपहर को चली गई। बड़ी मम्मी को 13वीं पर देखा था। बड़े पापा को उस तुलना में बड़े पापा बहुत थके से लगे। स्वाभाविक भी था, इस उम्र में जीवन साथी का एकाएक बिछड़ जाना पति पत्नी दोनों पर ही भारी पड़ता है। ऊपर से उन लोगों के पास तो कोई संतान भी नहीं है जिसके पास जाकर अपना दुख हल्का कर सके। माँ पापा इसीलिए तो वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। इतने बड़े घर में बड़े पापा को अकेले छोड़ने का उनका मन नहीं हो रहा था। शायद इसीलिए उन्हें साथ लेकर आ गए थे। मैं दोपहर को घर का सारा काम निपटा कर गई थी और बच्चों के घर पहुंचने से पहले लौटना भी था, इसलिए उस दिन ज़्यादा देर बैठ नहीं पाई, बस उन लोगों को देखकर लौट आई। सोचा रविवार को इनके साथ जाऊंगी, तब आराम से बातें होगी, लेकिन सब उल्टा हो गया। रविवार की दोपहर भैया भाभी भी अचानक आ गए। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। राखी, भाई दूज या बच्चों के जन्मदिन छोड़ दे तो इन लोगों का आना कम ही हो पाता है। नौकरी का बहाना तो खैर ही है, मैं ही माँ पापा के लिए बीच बीच में चक्कर लगाती रहती हूँ। जब भी ये लोग आते हैं, भाभी शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ जाती है। सास ससुर की सेवा करते करते वह कितना पस्त हो चुकी है, यह जताना वह कभी नहीं भूलती। और अब तो घर में एक और व्यक्ति का इजाफा हो गया है। बेचारी कितनों की सेवा करेंगी। मैं मानसिक रूप से सब कुछ सुनने के लिए तैयार ही थी। उसने जरा सा भी समय नहीं गवाया और शुरू हो गई उसकी नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, छोटा सा घर। घर में तीन तीन बुजुर्ग, समस्याओं का अंत नहीं था। पापा एक बार हमसे पूछ तो लेते। भैया ने पहली बार मुंह खोला। वैसे बात उसकी ठीक ही थी। मैं बड़े पापा को अपने पास ले आती हूँ, मैंने कहा। नहीं दीदी, अभी उन्हें आए हफ्ता भी नहीं हुआ है, वे क्या सोचेंगे। इससे तो बल्कि तुम एक काम करो, भैया ने गला साफ करते हुए कहा। तुम पापा मम्मी को थोड़े दिन अपने पास बुला लो, उन्हें चेंज भी हो जाएगा और हम लोग बड़े पापा को ठीक से रख पाएंगे। अभी तो उनकी ढंग से सोने की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। बेचारे ड्राइंग रूम में दीवान पर सोते हैं। मैंने अपने पति की ओर देखा। इस प्रस्ताव पर उनकी सहमति आवश्यक थी, पर वे टीवी पर मैच देखने में मशगूल थे। ऐसी फालतू बातों की ओर ध्यान देने की उन्हें फुर्सत नहीं थी। मैं अच्छी तरह जानती थी कि टीवी देखने का कितना भी नाटक कर ले, पर कान उनके हमारी बातों पर ही थे। और इसका प्रमाण भी तुरंत मिल गया। भैया भाभी जैसे ही घर से गए, ये बोले, तुम्हारे भाई भाभी बड़े शातिर हैं। मतलब? जैसे ही सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ आई, माँ बाप को एकदम से भूल गए। कैसी बातें कर रहे हैं, ठीक ही तो कह रहा हूँ। माँ बाप का तो पूरा निचोड़ लिया है इन्होंने। अब उनके पास कुछ नहीं है तो रवाना कर दो। बड़े पापा के पास बहुत संपत्ति है और उनके आगे पीछे भी कोई नहीं है। ये लोग अब उन्हें निचोड़ेंगे। तभी तो तुम्हारा प्रस्ताव उन्हें मान्य नहीं हुआ। सोच रहे होंगे दीदी सारी मलाई ना गटक ले और हम ताकते ही रह जाएं। वे बेचारे क्या जाने, उनकी दीदी में इतने गटस होते तो क्या बात थी। उनका इशारा मैं समझ गई, पर चुप रह गई। बेकार बहस बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता। पापा का एक सपना था, रिटायरमेंट के बाद वे गांव लौट जाना चाहते थे।
इसीलिए गांव के पुराने पुश्तैनी घर को ठीक ठाक करने का उन्होंने प्लान बनाया। भैया को पता लगते ही वह दौड़ा दौड़ा गया, बोला, पापा यहाँ पैसा फेंकना बेकार है। यहाँ आप कितने दिन रह पाएंगे? यहाँ ना मेडिकल फैसिलिटी है, ना ट्रांसपोर्टेशन है, ना ढंग के लोग हैं, ना लाइब्रेरी। 4 दिन में उब जाएंगे आप। इससे तो अच्छा है हम लोग शहर में ही बड़ा सा मकान ले लें, सब लोग साथ में रह लेंगे। बेटे की बात शायद पापा नहीं मानते, पर माँ ने भी बेटे का साथ दिया। उन्हें अब पोते के साथ, बेटे बहू के साथ रहने का मन था। फिर मैं भी इसी शहर में थी। दोनों बच्चे आंखों के सामने रहेंगे। माँ को और क्या चाहिए? आखिर पापा ने हथियार डाल दिए। इतने सालों तक सरकारी क्वार्टरों में रहने के बाद फ्लैट में रहना उन्हें रास नहीं आ रहा था, पर उतने से पैसों में स्वतंत्र घर की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मेरे पति तब बहुत भुनभुनाए थे। पुश्तैनी जायदाद में बेटी का भी बराबर हिस्सा होता है, यह बात मैं भी जानती थी, पर गांव के उस पुराने मकान में कितने मिलेंगे मुझे पता था। उस छोटी सी रकम में हिस्सा बटाने का मन नहीं हुआ। आखिर भैया मेरे माता पिता के लिए ही तो बड़ा घर ले रहा था, पर मेरे इस अपराध को ये कभी क्षमा नहीं कर पाए हैं। पापा को अपने घर आने के लिए राजी करना एक टेढ़ी खीर थी। वे तो प्रस्ताव सुनते ही भड़क गए थे। ये मेरा घर है, इसमें मेरा पैसा लगा है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, और बड़े भैया को यहाँ मैं अपनी जिम्मेदारी पर लाया हूँ। इतना सुनते ही मैं बोली, तो उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। उनके पास ढंग से सोने की जगह नहीं है, दीवान पर पड़े रहते हैं। अच्छा लगता है क्या? और आपको घर से कोई नहीं निकाल रहा। मैंने तो एक सजेशन दिया था, जरा भाभी का ख्याल कीजिए। बच्चों को देखना, 3 बुजुर्गों की सेवा करना, और ऊपर से नौकरी। तो नौकरी ही तो करती है, और क्या करती है? माँ बोली, दोनों वक्त की रसोई मैं देखती हूँ। सुबह नौकरी का बहाना है, शाम को बच्चों को होमवर्क है। बच्चों की टिफिन भरने से लेकर धोने तक का काम मैं करती हूँ, समझी? तो चलो ना, इसी बहाने तुम भी थोड़े दिन आराम कर लेना। यह प्रस्ताव लेकर मैं जानबूझकर दोपहर में गई थी। बड़े पापा बाहर दीवान पर सो रहे थे। हम लोग कमरे में थे, लाख धीरे बात कर रहे थे, पर शायद उन्होंने सुन ही लिया। भीतर आकर बोले, मेरे यहाँ आने से इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी असुविधा होगी, यह पता होता तो। प्रॉब्लम कोई नहीं है बड़े पापा, ना कोई असुविधा है, बल्कि आपको ठीक से सुविधा ना देने के कारण भैया शर्मिंदा हो रहे हैं। मैं तो आपको अपने घर भी ले जा सकती हूँ। दोनों घर एक ही समझिए, जैसे यहाँ वैसे वहाँ। पर फिर भैया बहुत दुखी हो जाएगा कि घर छोटा होने के कारण आपको नहीं रख सका। इसलिए माँ पापा से कह रही थी, कुछ दिनों के लिए मेरे पास आकर रहिए, मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए। मेरा भी मन करता है, आपको भी थोड़ा चैन हो जाएगा, और एक ही शहर में तो हैं, मिलना जुलना होता ही रहेगा। उसके बाद फिर पता नहीं कैसे क्या हुआ, पर एक दिन माँ पापा मेरे पास रहने आ गए। शायद बहू ने तेवर दिखाए होंगे, या बड़े पापा के सामने कलह क्लेश नहीं चाहते होंगे। वे लोग मेरे घर आ गए। मैंने गेस्ट रूम उनके लिए सुसज्जित कर दिया। अपने बेडरूम वाला टीवी लाकर वहां लगा दिया। पापा की पसंद का अखबार चालू कर दिया। कुछ पत्रिकाएं कमरे में रखवा दी। अपनी शक्ति भर मैंने सब किया, पर देखा कि दोनों एकदम बुझ से गए हैं। माँ तो फिर भी थोड़ा हंस बोल लेती थी, पर पापा एकदम चुप हो गए थे, कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। बेटे के यहाँ थे तो सुबह शाम घूमने जाते थे। हम उम्र लोगों का वहाँ अच्छा ग्रुप बन गया था। हम उम्र तो अड़ोस पड़ोस में यहाँ भी थे, पर इस उम्र में परिचय के सूत्र बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं। किसी वृक्ष को उखाड़कर दूसरी जगह लगाया जाए तो वह मुरझा जाता है। दिन का खाना मैं, पापा और माँ साथ खाते थे, पर रात में ये भी टेबल पर होते थे। इनकी उपस्थिति में पापा बहुत असहज महसूस करते थे। उन्हें कंफर्टेबल करने का उनके दामाद ने कभी प्रयास भी नहीं किया। फिर मैंने इसका तोड़ निकाला। मैंने उन दोनों को बच्चों के साथ खिलाना शुरू किया। कहा कि रात में जल्दी खा लेना,
ठीक होता है। खाने और सोने में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। मैंने कहा 10-12 दिन बाद बड़े पापा आ जाते तो पापा के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ जाती। दोनों भाई देर तक बतियाते रहते। फिर माँ मुझसे फुसफुसा कर कहती है, बड़े पापा को खाने के लिए रोक लेना, वहाँ पता नहीं क्या कैसा बनता होगा, ना नुकुर नहीं करते। हाँ, भैया के यहाँ फ़ोन ज़रूर कर देते। अगर दिन में आती तो खाकर ही आते, क्योंकि भाभी खाना सुबह ही बनाकर जाती है। फिर भी मेरे आग्रह पर एकांत रोटी खा लेते थे। खाना खाते हुए उनका शिकायतों का पिटारा भी खुल जाता। भाभी, बहू तो तुम्हारी गजब है। कल बड़े को मेरे बिस्तर में ही घुसा दिया। मैं फिर सीधा जाकर दीवान पर सो गया। पोता हम दोनों के पास ही सोता था ना। माँ बताती, दरअसल भैया के पास 2 ही बेडरूम है, इसलिए एक बच्चा माँ पापा के पास सोता था। पर बड़े पापा को इसकी आदत नहीं है। कभी कहते तुम्हारी बहू ने मुझे क्या मास्टर समझ लिया है, ऐसे रात को बच्चों को कॉपी किताब देकर भेज देती है। पहले होमवर्क वही करवाती थी ना, अब रसोई में लगना पड़ता होगा तो समय नहीं मिलता होगा। रसोई तो वो जैसी बनाती है ठीक ही है। मैं तो हैरान हूँ, भाई कैसे खा लेते थे। ये तो इतने मीन मेख वाले हैं। मेरे रहते तुम्हारे भाई साहब को किसी और के हाथ का खाने भी की ज़रूरत नहीं पड़ती। शिकायतें भाभी पक्ष से भी कम नहीं होती थी। दीदी, बड़े पापा जी दोपहर को आपके यहाँ गए थे क्या? काम वाली ताला देकर लौट गई। अब कपड़ों का और बर्तनों का ढेर पड़ा है मेरे लिए। दीदी, पता है आज बच्चों को पड़ोस से चाबी लेकर दरवाज़ा खोलना पड़ा। दीदी, कल रात हम पिक्चर जा रहे थे। बड़े पापा जी ने कहा, बाहर से ताला डालकर जाना। मैं आधी रात को उठकर दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। भाभी ने जब ये बात मुझसे कही तो सुनकर मुझे बहुत मज़ा आया। देवी जी को सास ससुर की अहमियत का अब पता चलेगा। उनके भरोसे दोनों कितने निश्चित थे। ना घर की फिक्र थी, ना बच्चों की। मैं सोच रही थी ब्रेकिंग पॉइंट बस आने ही वाला है। उससे पहले ही एक दिन बड़े पापा सूटकेस सहित घर में दाखिल हुए। कहीं ये रहने तो नहीं आ गए। पति की प्रतिक्रिया की कल्पना से ही मुझे डर लगने लगा। पर बड़े पापा ने कहा, कुछ दिनों के लिए घर जा रहा हूँ। एकदम कैसे, लौटकर बताता हूँ, उन्होंने कहा और बाहर खड़ी ऑटो रिक्शा में जाकर बैठ गए। माँ की तो जान ही सूख गई। ये एकदम कहाँ चल दिए? किसी ने कुछ कहा तो नहीं दिया? बड़े चाव से हम लोग उन्हें लेकर आए थे। क्या करें? माँ प्लीज़ अपने आप को मेहमान मत कहो। तुम कहीं सड़क पर नहीं पड़ी हो, अपनी बेटी के घर में हो, जो तुम्हें आदर्श मान से लेकर आई है। और रही बड़े पापा की बात, तो वो बोले हैं ना कि लौट कर बताता हूँ, तो इसका मतलब है कि वे वापस आएंगे। घर बार एक बार देखने गए होंगे। उनके इस आकस्मिक प्रस्थान से भैया भाभी भी परेशान हो गए थे। भाभी तो बार बार मुझसे उनका प्रोग्राम पूछती। एक दिन बोली, दीदी मैं सोचती हूँ मम्मी पापा को घर पे ले आऊँ। कब तक बड़े पापा की राह देखेंगे? और इस बीच अगर बड़े पापा आ गए तो उन्हें आप रख लेना। मैंने एक बात महीनों से रट रखा था, वह फौरन उसे सुना दिया। भाभी, मेरे माँ बाप को तुमने क्या फुटबॉल समझ रखा है, जो उन्हें जब चाहोगी जिधर चाहोगी लुढ़का दोगी? यह बात उसके मुंह पर फेंक कर मुझे इतना हल्का महसूस हुआ कि पूछो मत। उसका मुंह जरूर सूज गया होगा मेरी बला से। एक दिन हमारी प्रतीक्षा का अंत हुआ। बड़े पापा मिठाई का पैकेट लेकर पधारे। माँ पापा को प्रणाम करके मुझसे बोले, जमाई राजा घर में है ना, बुलाओ भाई। दोनों को जोड़े से निमंत्रण दूंगा। ऑफिस से लौट कर ये फ्रेश होने गए थे। शायद उन्हें बड़े पापा की बुलंद आवाज़ वहीं सुनाई दे गई थी। वॉशरूम से निकलते हुए बोले, तुम्हारे बड़े पापा फिर से शादी वादी कर रहे हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज़ जल्दी से कपड़े बदलकर बाहर आइए। जमाई राजा के ड्राइंग रूम में आते ही बड़े पापा उठ खड़े हुए। नाटकीय ढंग से उन्होंने हम दोनों के हाथ में मिठाई का डिब्बा पकड़ाया और हाथ जोड़कर कहा, आपके शहर में एक छोटा सा आशियाना ले लिया है। रविवार को छोटी सी पूजा रख ली है ताकि गृह प्रवेश की रस्म भी हो जाए। तुम लोग और बेटा का परिवार, बस इतने ही लोग रहेंगे। अभी बहुत लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ।
हम लोगों को आश्चर्य तो हुआ, पर हमने बधाई देने में कोई कंजूसी नहीं की। चाय पीते हुए बड़े पापा ने कहा, भाभी और भाई साहब को साथ लेकर जाता हूँ। सब कुछ इन्हीं को करना है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। और मैंने देखा मम्मी पापा अपनी अपनी सूटकेस लेकर एकदम तैयार खड़े थे। शायद उन्हें पहले से सूचना मिल गई होगी। माँ पापा के जाते ही घर एकदम सूना हो गया। घर में दो प्राणी कम हो जाते हैं तो खालीपन तो व्यापता ही है। पर मेरे उदास होने का कारण यह था कि मैं जानती थी कि वे दोनों अब लौट कर यहाँ नहीं आएंगे। बड़े पापा के अपने घर जाने के बाद भैया उन्हें घर ले जाएंगे। शहर के बाहर सीमेंट का जंगल उग गया आया था। उन्हीं कॉलोनी में से एक में बड़े पापा का नया फ्लैट था। 2 BHK सुंदर था। बाहर गैलरी थी, भीतर वॉशिंग स्पेस थी, वेट गैलरी थी। खास बात यह कि बिल्डिंग में लिफ्ट की सुविधा भी थी। बड़े पापा अपने साथ पुराने सेवक को ले आए थे और गृहस्थी का सामान भी। माँ ने राजू के साथ मिलकर 2 दिन में घर ठीक से लगा दिया था। 2-3 बक्से अब भी खुलने को बाकी थे, पर ज़रूरत का सामान सब निकल आया था। माइक्रो से लेकर फ्रिज तक, रसोई में हर चीज़ मौजूद थी। बड़े पापा शायद जाने से पहले सारा इंतजाम कर गए थे, क्योंकि हर कमरे में एसी लग गया था। हर बाथरूम में गीजर फिट था। पलंग भी नए लग रहे थे। माँ ने अपना वाला कमरा तो ऐसे जमा लिया था जैसे हमेशा यहीं रहना है। बड़ी माँ बहुत शौकीन थी। उनकी पसंद भी बहुत ऊंची थी। उनकी क्रॉकरी, बर्तन, पर्दे, चादरें सब आला दर्जे के होते थे। भाभी हर चीज़ को छूकर उलट पलट कर देख रही थी। मन ही मन कीमत की अंदाज़ा लगा रही थी। पूजा अच्छे से संपन्न हो गई। खाना भी बहुत अच्छा था। बहुत दिनों बाद माँ को रसोई का एकदम राज मिला था। किसी का अंकुश नहीं था, इसलिए उन्होंने बहुत मन लगाकर खाना बनाया था। खाने के बाद हम सब हॉल में बैठकर गपशप कर रहे थे कि एकाएक भाभी ने पूछा, मम्मी जी, ये सब समेटने में आपको 1 आध दिन तो लग ही जाएंगे ना? मैं आप लोगों के लेने परसों आ जाऊं या बड़े पापा छोड़ देंगे? ये लोग अब कहीं नहीं जाएंगे, बड़े पापा ने निर्णायक स्वर में कहा। हम तीनों बूढ़े प्राणी यहीं रहेंगे और ये चौथा बूढ़ा राजूलाल हमारी सेवा करेगा। क्षण भर को हॉल में चुप्पी छा गई। यह प्रस्ताव हम सब के लिए एकदम अप्रत्याशित था। बड़ी देर बाद भैया की आवाज़ निकली, ये अचानक नहीं बेटे, बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहा था। तुम्हारे पापा की इच्छा थी कि मैं अब उन लोगों के साथ रहूं। मुझे भी यह प्रस्ताव अच्छा लगा था, इसीलिए मैं उनके साथ चला आया। पर यहाँ आकर देखा कि किसी भी घर में एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए ये अलग आशियाना बना लिया। भाभी एकदम बोल उठी, इससे तो अच्छा था आप हमें एक बड़ा सा घर दिलवा देते, फिर सब लोग आराम से साथ रह लेते। नहीं बेटा, इतने दिनों में मैं एक बात अच्छी तरह जान गया हूँ कि मैं हर कहीं एडजस्ट नहीं हो सकता। मेरी आदतें बिगड़ चुकी है। घर में सबसे बड़ा था, इसलिए पहले तो माँ ने खूब लाड किए, फिर पत्नी आई तो उन्होंने भी मेरे नखरे उठाए। रही सही कसर तुम्हारी ससुर ने पूरी कर दी। बच्चे थे नहीं तो सारा प्यार दुलार मुझ पर ही उंडेल दिया। बिल्कुल बर्बाद कर दिया मुझे। अब इस उम्र में अपने आप को बदलना नामुमकिन है, इसलिए मैं यही ठीक हूँ और तुम इसे भी अपना ही घर समझो। समझ लो कि उस घर का एक्सटेंशन है ये। बच्चों को जब भी दादा दादी या नाना नानी की याद आए, वे यहाँ बेहिचक आ सकते हैं। और कल्पना, तुम्हें जब भी मायके जाने का मन हो, यहीं चली आना। मतलब मम्मी अब हमारे पास नहीं रहेगी। ये जानकर भाभी तो रोनी रोनी हो आई थी। हाँ बेटे, भाभी अब यहीं रहेंगी। जिंदगी भर खटती रही है, उन्हें अब आराम की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि औरत कभी रिटायर नहीं होती, पर मैं सोचता हूँ औरत को भी पूरा पूरा हक है रिटायर होने का, अवकाश पाने का। बात एक तरह से वहीं समाप्त हो गई थी। हम लोग तो खाली हाथ ही पहुँच गए थे, पर बड़े पापा ने सबको नेक दिया, मिठाई दी। बच्चे तो एकदम खुश हो गए थे, पर भैया भाभी एकदम गुमसुम हो गए। इसी मनस्थिति में हम लोगों ने एक दूसरे से विदा ली और अपने अपने घरों की ओर मुड़ गए। बच्चे कार की पिछली सीट पर उनिंदे से बैठे थे। सामने वाली सीट पर मैं भी चुपचाप बैठी थी। माँ पापा के लिए खुशी भी हो रही थी, पर एक अपराध
बोध भी मन में जाग रहा था। हम उन लोगों को अपने साथ क्यों नहीं रख सके? एकाएक इन्होंने कहा। तुम्हारी भाभी तो आज एकदम क्लीन बोल्ड हो गई, मतलब अपने व्यवहार पर पछता रही होंगी। अच्छा खासा घर हाथ से निकल गया। कौन सा घर? वही जिसकी पार्टी खाकर आ रहे हैं। उस घर से भाभी का क्या ताल्लुक है? मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, ताल्लुक है मैडम। अब सोचो, बड़े पापा ये घर अपने साथ तो नहीं लेकर जाएंगे ना, किसी न किसी को नामजद करेंगे ही, और पहला हक तुम्हारे भाई लोगों का ही बनता है। पर भाभी ने चांस गंवा दिया। काश बड़े पापा से थोड़ा ढंग से पेश आई होती। बस भी कीजिए, मैंने खींच कर कहा। आज ही बेचारों ने गृह प्रवेश की पूजा करवाई है और आप उनके जाने का तारीख निकाल रहे हैं। मैं तारीख निकालने वाला कौन होता हूँ? वह तो हर एक व्यक्ति के जन्म के साथ ही तय हो जाती है। मैं तो बस यह कह रहा हूँ कि भाभी रानी आउट हो गई है, तो आप बल्ला संभाल लो। ठीक से बैटिंग करेगी तो मैच जीत ही जाएंगी। देखिए, मैंने सख्त लहजे में कहा, मुझे इस तरह की गेम्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरों की प्रॉपर्टी पर लात टपकाने वालों में से नहीं हूँ मैं। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। एक अच्छा खासा घर भी है। घर तो है पर एक ही है, जबकि बच्चे दो हैं। बी प्रैक्टिकल मैडम। मैं हैरत से उन्हें देखती रह गई। अभी कुछ देर पहले जब भाभी ने कहा था कि बड़े पापा ने एक बड़ा सा घर हमें ही दिलवा दिया होता तो सब लोग साथ ही रह लेते, सुनकर मैं तो शर्म से गड़ गई थी। ऐसा मंगतापन, छी! और ये महारानी साथ में रहेंगी। उसकी शिकायतों का पिटारा कभी खत्म ही नहीं होता है। पता नहीं बड़े पापा कितनी चाय पीते हैं। मैं तो कप प्लेटें धो धो कर थक जाती हूँ। इस आदमी के खाने के इतने नखरे हैं कि क्या बताऊं दीदी। सच कह रही हूँ, कपड़ों का ढेर निकलता है प्रेस के लिए। मेरा तो सारा बजट ही गड़बड़ा जाता है। इस आदमी का इतना भी आसरा नहीं है कि बच्चों को सौंप कर सेकंड के लिए भी जा सके। जिसके खिलाफ इतनी शिकायतें हैं, उन्हीं से बड़े से मकान की फरमाइश हो रही है। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। और मेरी बगल में बैठा यह आदमी, इसने तो भाभी को भी मात कर दिया है। पहली फुर्सत में इसने बड़े पापा की वसीयत लिख डाली है। मैंने मन ही मन कहा, बड़े पापा, गिद्धों की यह कैसी जमात आपके आसपास इकट्ठा हो गई है। दोस्तों, आज के दौर में बुजुर्गों की सेवा करने वाले बहुत ही कम लोग हैं, मगर उनकी दौलत पर नज़र रखने वाले हजारों में मिल जाएंगे। बड़े पापा ने भैया भाभी को सबक सिखाकर बहुत अच्छा किया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। धन्यवाद।